हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ये बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उन सब का एक समरी है, ठीक है। और जिस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो आज तक आप लोगों ने पढ़ा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो को क्रिएट कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे डिटरमाइन करते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे डिटरमाइन करते हैं, उन सब का कैलकुलेशन प्रोसेस आप लोगों ने समझा, राइट। पोर्टफोलियो जब क्रिएट हो जाता है, राइट, तो पोर्टफोलियो को रिवाइज कैसे करते हैं, राइट। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग प्लान और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्लान, राइट, कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान, ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्रोसेसेस थे, राइट, रिवीजन टेक्निक्स, वो आप लोगों ने सीख लिया है, राइट। उसके बाद से पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन आप लोगों ने सीख लिया है कि पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, राइट, लाइक शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेंसन अल्फा, राइट। सो अब जब सारी चीज़ें सीख ली हैं आप लोगों ने, तो ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, राइट, और उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में पढ़ना होता है, राइट। सो इसलिए ये टॉपिक जो है वो लास्ट में कवर किया जाता है, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बार कलेक्टिवली सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज में अरेंज हो जाए, राइट। तो इस चीज़ को आज समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर का एक रिलेशन जो होता है अपने क्लाइंट से, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसके साथ इस्टेब्लिश होता है, राइट। तो सबसे पहले चूँकि मनी इन्वॉल्व है इसमें, क्लाइंट्स अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? चूँकि उनका पैसा है, राइट, उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनको अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क मिनिमाइज हो, राइट। वो आप पे भरोसा करेंगे। यू एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, चूँकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है, तो वो आप पे भरोसा करेंगे और वो आपको पैसा देंगे, राइट। अब इस पैसे के ऊपर आपको क्या प्रॉमिस करना है क्लाइंट को, कैसे आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने का स्टाइल रहेगा, राइट, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर को भी पता होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जो होता है वो जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज योर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्रिएट करते हैं, राइट। सो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे कि इन्वेस्टर का रिटर्न का क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट, वो चीज़ें इन्वेस्टर से समझेंगे, ठीक है। फिर इन्वेस्टर्स का रिस्क लेने की क्या एपेटाइट है, रिस्क लेने की क्षमता कितनी है इन्वेस्टर के पास, राइट। इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे, राइट। उसके अलावा इन्वेस्टर को जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है उसके लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी एक बार टेबल के सामने बैठ के समझना पड़ेगा, राइट। उसके बाद से जो होता है ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, इसको डिटेल में फर्दर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका एक अलग से स्लाइड है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ पे मैं इन डिटेल इसको समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें एक होने के बाद, पॉलिसी क्रिएट होने के बाद क्रिएशन ऑफ EIC फ्रेमवर्क होता है, राइट। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो होता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, राइट। देन आता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड देन योर पोर्टफोलियो रिविजन एंड देन कम्स योर पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, राइट। सो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे कि इन सारे प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्रिएट करनी है, राइट। एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करेंगे, राइट, ठीक है। वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद से EIC फ्रेमवर्क होगा, देन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज होगा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा, देन पोर्टफोलियो रिवीजन होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड देन योर पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, राइट, ठीक है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। जो पहला जो फ्रेमवर्क था क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है ये, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट जो होता है, इट्स अ स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स गाइडलाइंस फॉर अचीविंग अ क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट गोल्स, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना रिटर्न उसको चाहिए, राइट। तो उसका गोल है, वो ऑब्जेक्टिव है, तो उसको पाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी। ऐसा ना हो कि कल को आपका क्लाइंट बोल दे कि आपने कुछ और प्रॉमिस किया था और आपने कुछ और कर दिया,
राइट। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट साइन होगा आपके और क्लाइंट के बीच में, राइट। इसलिए उसको पॉलिसी बोली जाती है, राइट। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें कंसीडर किया जाता है क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। सबसे पहली चीज़ होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर क्या है, राइट। उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क अवर्स है या रिस्क टेकर है, ठीक है, रिस्क लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। उसके बेसिस पे उसका पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा, राइट। और वैसे पोर्टफोलियो में उसका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर रिस्क लेना ही नहीं चाहता है वो, तो उसके सारे के सारे पैसे रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, राइट। और अगर रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है तो रिस्की एसेट में उसका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मोर रिस्क मोर रिटर्न, राइट। आप लोगों ने सारे मॉडल्स भी पढ़े हुए हैं, राइट। CAPM मॉडल, राइट, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, राइट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करते हैं, रिटर्न को बढ़ाते हैं फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। उसके बाद से अमाउंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। अमाउंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर उसका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है कि इतना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए, तो उसके लिए कुछ उससे पैसे भी तो मांगने पड़ेंगे कि आपको अगर रिटर्न इतना चाहिए तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। तो मल्टीपल स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, राइट। और मल्टीपल स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करना है और अगर सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो वो रिक्वायरमेंट क्लाइंट को बतानी पड़ेगी, ठीक है, कि मिनिमम इतना पैसा लगेगा, राइट। देन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज वेयर अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड, ठीक है। क्लाइंट को ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आप उनके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट ने आपको बोला कि सिर्फ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, बट आप एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर कल को उसका पैसा शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में मेंशन की जाएंगी और ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो आपके और क्लाइंट के बीच में साइन होता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी मिक्स टू टैकल रिडेम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। अब आप चूंकि पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, राइट, तो एक इन्वेस्टर तो उसमें है नहीं, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, राइट। डेली बेसिस पे कितने इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं और डेली बेसिस पे कितने इन्वेस्टर्स रिडेम्पशन भी कराते हैं, अपना पैसा वापस भी लेते हैं, राइट। तो आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, सो दैट जो भी इन्वेस्टर जो अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो वो पैसे की रिक्वायरमेंट आप मीट करें, राइट। ऐसा ना हो कि सारे के सारे पैसे मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और आप उसको सेल ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो कुछ पैसे लिक्विड फॉर्म में भी होने चाहिए, ठीक है। तो उसका भी मेंशन आपके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक फ्रेमवर्क होता है, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जहाँ सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कैसे आप पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट गोल को मीट करने के लिए, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएशन ऑफ EIC फ्रेमवर्क। अब पहले से समझ लीजिए कि ये EIC होता क्या है। ये न्यू वर्ड आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसको काफ़ी बार क्लास में डिस्कस भी किया जा चुका है। E का मतलब होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, I का मतलब होता है इंडस्ट्री एनालिसिस एंड C का मतलब होता है कंपनी एनालिसिस, राइट। ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ EIC इज इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि सबसे पहले जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, राइट, तो क्रिएट करने के पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ कौन कौन से हैं, कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक का जो प्राइस होता है वो मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल लो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में अभी, ठीक है, अर्निंग ग्रोथ है नहीं अभी मार्केट में, राइट, अच्छा है, राइट, लो इन्फ्लेशन है, अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, बेटर चांसेस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इंक्रीजिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस वेरी करता है, राइट। अगर लो इन्फ्लेशन है, अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है, तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। और ठीक अगर इसका उल्टा हो जाए, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अर्निंग एस्टिमेट्स कम हो जाए कंपनी का, तो वहाँ पे स्टॉक प्राइसेस घटते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यू एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर का काम
सिर्फ वहीं तक लिमिट नहीं होता है कि सिर्फ पैसे ले लो क्लाइंट का और फिर चुपचाप बैठ जाओ इन्वेस्टमेंट करते रहो, नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसके लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, राइट। पहले तो आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाइए एंड देन EIC फ्रेमवर्क को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, राइट। इकोनॉमी किस सिचुएशन में है उसको असेस करना है, ठीक है। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, उसको कंसिडर में लेना पड़ेगा, राइट। उसको देखने के बाद आपको इंडस्ट्री पिक करना पड़ेगा, राइट, और देखना पड़ेगा कि क्या वो इंडस्ट्री जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो भी पोर्टफोलियो में आपकी कंपनीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो अगर एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन होगा तो क्या उसमें स्टैंड करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, राइट, एडवर्टाइजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, क्या वो उस सिचुएशन को स्टैंड करेगा या नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें EIC फ्रेमवर्क में देखना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनी एनालिसिस। नाउ डिफरेंट कंपनीज आर कंसिडर्ड एंड इवेल्युएटेड फ्रॉम द सिलेक्टेड इंडस्ट्री सो दैट मोस्ट अट्रैक्टिव कंपनी कैन बी आइडेंटिफाइड। जो सबसे अच्छा है, जिस कंपनी का फंडामेंटल सबसे अच्छा है, जिस कंपनी का बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, इनकम स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, एवरी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा दे रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उन सारे कंपनीज को आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ EIC फ्रेमवर्क, ओके। नाउ नेक्स्ट जो देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो क्लास में पढ़ा ही होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस, राइट, आपको पता होगा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, राइट। सो फंडामेंटल एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, राइट। फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिस पे आप वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो फ्री कैश फ्लो है, जो भी कंपनी के पास आ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, आप उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको डिस्काउंट करते हैं, राइट। फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रेजेंट वैल्यू में लाके आप देखते हैं कि कितनी वैल्यू एक्चुअली सिक्योरिटीज़ की होनी चाहिए, राइट। या फिर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है, तो डिविडेंड जो फ्यूचर्स में देने वाले हैं उसको आप डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट डे में, एंड देन उसके बेसिस पे वैल्यूएशन निकालते हैं सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। तो वो जो वैल्यू जो आता है आपके पास डिस्काउंट करने के बाद फॉर ए गिवन रेट, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू ये बताता है कि दैट शुड बी द फेयर प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी दैट एट विच इट शुड ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। इसी प्राइस पे वो मार्केट में ट्रेड होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मार्केट में वो सिक्योरिटी या तो उससे ऊपर ट्रेड करती है या फिर उससे नीचे ट्रेड करती है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे डिससिमिलैरिटीज मिले, ओके, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो आपको वो स्टॉक पिक करना है, आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, राइट। बिकॉज आपके मॉडल के अकॉर्डिंग आपने जो वैल्यू किया सिक्योरिटी का, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा आ रहा था, राइट। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है तो आपने पता कर लिया, राइट। बट मार्केट में वो कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको बाई करेंगे, ठीक है। उसको सिलेक्ट को आप स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब बट ठीक इसका उल्टा अगर हो जाए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कम आ रही है मार्केट प्राइस से, दैट मीन्स मार्केट में अननेसेसरली उस पर्टिकुलर स्टॉक का डिमांड है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? वी विल नॉट सेलेक्ट दैट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ इसके बाद से जब वैल्यूएशन हो गया, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से सिक्योरिटीज़, कौन कौन से स्टॉक्स रखने हैं, ठीक है, आपके अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस आता है, ठीक है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस आपको पता ही है कि इसको कैसे हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको द मोस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो निकालना होता है, राइट। आपके पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज होंगे, राइट। पोर्टफोलियो क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, राइट। तो सपोज ए पोर्टफोलियो है, बी पोर्टफोलियो है, सी पोर्टफोलियो हो गया, आपने ये सब बना लिया, ठीक है, बेस्ड ऑन दी वेटेज, ठीक है, जो भी वेट रखेंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका वेट होगा। अब आप इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें पोर्टफोलियो है जो कि सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। और ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप इफिशिएंट फ्रंटियर क्रिएट करेंगे, ठीक है। इफिशिएंट फ्रंटियर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियोस अपलोडेड हैं, ओके। एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं
रिस्क को और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं रिटर्न को, राइट। सो we will create an efficient frontier with the set of investment portfolio that are expected to provide the highest return at a given level of risk. Okay, पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद, राइट, एफिशिएंट फ्रंटियर क्रिएट करने के बाद we will try to locate the capital allocation line which is tangent. वैसे कैपिटल एलोकेशन लाइन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि एफिशिएंट फ्रंटियर पे टैंजेंट हो। ओके, क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ टैंजेंसी होगी वही आपका द मोस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, तो आपने द मोस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को फाइंड आउट कर लिया, राइट, पॉइंट ऑफ टैंजेंसी को ढूंढ लिया। ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ टैंजेंसी कैसे मिलेगी? वो कैपिटल एलोकेशन लाइन जो कि एफिशिएंट फ्रंटियर पे टैंजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट लाइन बोलते हैं। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं द मोस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब ये पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है और जो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है उसके लिए फॉर्मूलाज भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ये दो पॉइंट्स लिखने के बाद आपको वो फॉर्मूलाज भी लिख देने हैं कि कैसे वो कैलकुलेट होता है पोर्टफोलियो का। तो ये जो फॉर्मूला है इससे पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेशन होता है और इस फॉर्मूला से पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ओके। नाउ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बाद पोर्टफोलियो रिवीजन, राइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, पोर्टफोलियो रिवीजन में मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोलती है कि जो भी मिक्स होना चाहिए 50% अगर डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और 50% अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उसका टोटल सम 5 लाख ही होना चाहिए, तो अगर ऊपर नीचे कुछ भी होता है, राइट, तो बेस्ड ऑन दैट वो जो जिस भी पोर्टफोलियो में जिस भी एसेट क्लास में अगर पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ से हम लोग पैसा निकाल के दूसरे एसेट क्लास में उसको डाल देते हैं। ठीक है, सो दैट जो कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान है, कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान जैसा कि टर्म्स बोल रहा है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इस पार्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए एक वीडियो अभी तुरंत अपलोड होगा पोर्टफोलियो रिवीजन का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे इन डिटेल समझाया हुआ है कि कैसे पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेशन, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग, मैं लिख देता हूँ कि पोर्टफोलियो रिवीजन के टेक्निक्स कौन कौन होते हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला प्लान होता है और दूसरा होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्लान। ठीक है, पोर्टफोलियो रिवाइज आप लोग करते रहेंगे, राइट, बिकॉज पोर्टफोलियो रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो जो भी खराब स्टॉक्स है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो आपको पता नहीं लगेगा, उसको तो आपको हटाना है ना, कि पोर्टफोलियो क्रिएशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, राइट। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हटा देना है, राइट, और जो अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसको पोर्टफोलियो में लेके आना है फिर से। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, राइट। जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन का। इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है कि पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, राइट। इसके भी दो मेथड्स होते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिलेटिव मेजर्स एंड एब्सोल्यूट रिटर्न मेजर्स। ओके, ये इसके दो सेग्रीगेशंस हैं। ठीक है, जो रिलेटिव मेजर्स हैं जिसमें 2-3 अगर पोर्टफोलियोज हैं तो उनमें से कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है फॉर गिवन लेवल ऑफ टोटल रिस्क, जहाँ टोटल रिस्क की बात करें तो वो आपको पता लगता है शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो से। ठीक है, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन अगर इन डिटेल आपको समझना है तो वीडियो अपलोडेड है, इन डिटेल आपको वन शॉट में वो वीडियो देखिएगा, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, फार्मूलाज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो, राइट। ठीक है, वेयर एज दिस एब्सोल्यूट रिटर्न मेजर में जेनसन अल्फा वगैरह है। ठीक है, तो वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है कि अल्फा को मेजर करता है, राइट। वो कंपेयर करता है आपका CAPM मॉडल से, राइट, कि आपका पोर्टफोलियो CAPM मॉडल जो है उससे जो पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो उससे कितना अधिक रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, सो दैट विल सजेस्ट यू द अल्फा ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट। तो वो बताएगा कि अगर अल्फा किसी पोर्टफोलियो का ज़्यादा है तो वो पोर्टफोलियो अच्छा है, राइट। ओके, ट्रेनर रेशियो क्या बताता है? ट्रेनर रेशियो बताता है द रिवार्ड फॉर पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, और ये बताता है टोटल रिस्क के बारे में, शार्प रेशियो, रिवार्ड फॉर टेकिंग टोटल रिस्क। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी
and that will end here at portfolio evaluation. Okay, so एक बार फिर से आप देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का फ्रेमवर्क कैसा था, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है. सो दिस वाज द फ्रेमवर्क. Okay, with this I end this session, and if in case you have any doubt, you can let me know through comments and you can contact me. Okay, thank you so much.